नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, ओडिशा के बालासोर में बड़ा ट्रेन हादसा जो हुआ है, 3 ट्रेनों के टकराने से 288 लोगों की अब तक मौत हो गई है, जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ओडिशा में हुई रेल दुर्घटना को बेहद दुखद और कष्टदायी बताया है। सीएम ने चंपावत में अपने विधानसभा चुनाव की जीत के 1 साल पूरे होने पर आयोजित होने वाले सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को और रोड शो को निरस्त कर दिया है। वहीं ओडिशा रेल हादसे के बाद कांग्रेस ने भी सभी प्रोग्राम रद्द कर दिए हैं। तो देख सकते हैं ये तस्वीर ड्रोन कैमरे के जरिए ली हुई। कैसे ये हादसा हुआ वो इस तस्वीर के जरिए भी आप समझ सकते हैं। कैसे ये एक्सप्रेस ट्रेन डीरेल हो जाती है और ये एनिमेशन के जरिए हम आपको बता रहे हैं कैसे ये हादसा हुआ। दरअसल ये ट्रेन जा रही थी और अचानक से 6 से 7 डिब्बे पटरी से उतर जाते हैं और साथ में दूसरी तरफ जा रही ट्रेन के साथ टकरा जाते हैं और ये बड़ा हादसा हो जाता है। जो मालगाड़ी दूसरी पटरी पर जा रही थी उसी के साथ ये टकराव हुआ। टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई और 250 से ज्यादा लोगों की तभी मौत हो गई थी मौके पर ही, जिसके बाद इस आंकड़ा बढ़ता गया और अब ये 280 से ज्यादा हो चुका है। 288 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। तो ये आप एनिमेशन के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं कि कैसे ये हादसा हुआ। न्यूज 18 आपको दिखा रहा है कैसे ये दोनों ट्रेनें जा रही होती हैं अलग अलग पटरी पर। एक मालगाड़ी है और एक यात्रियों से भरी हुई एक्सप्रेस ट्रेन है, लेकिन अचानक से 6 से 7 डिब्बे एक पटरी के डीरेल हो जाते हैं और दूसरी पटरी पर जा रही ट्रेन के साथ टकरा जाते हैं, जो कि मालगाड़ी दूसरी पटरी पर जा रही थी। और कैसे यह हादसा हुआ वो इस तस्वीर के जरिए, इस एनिमेशन ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं। तमाम बड़े नेताओं ने इसे लेकर दुख भी जाहिर किया है। रेल हादसा बहुत ही हृदय विदारक है। जो लोग जो भी इसमें हताहत हुए हैं, दिवंगत हुए हैं, उन सभी की आत्मा की शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और अकारण असमय जो उनके परिजनों के ऊपर ये विपत्ति आई है, उनको शोक से गुजरना पड़ रहा है, उन सभी को भगवान इस कठिन घड़ी में इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलिए आगे बढ़ते हैं। देर रात दिल्ली से रामनगर आ रही रोडवेज बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 12 लोग घायल हो गए। 2 की हालत गंभीर है। हादसे के वक्त बस में 30 से ज्यादा यात्री सवार थे। दिल्ली से आ रही बस टांडा मल्लू में डिवाइडर पर चढ़ गई और पलट गई। बताया जा रहा है कि हादसा होने के बाद अब घायलों का इलाज चल रहा है। टांडा मल्लू में बस हादसा हुआ है, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी की तहसील पुरोला में कुछ दिन पहले 2 लड़कों का एक नाबालिग लड़की को भगा कर ले जाने का मामला अब गर्माता जा रहा है, जहां पर इस घटना को लेकर लोगों में भारी गुस्सा देखा जा रहा है। वहीं घटना के विरोध में व्यापारियों और कई संगठनों ने आज पूरी रवाई घाटी के बाजारों को बंद रखा है। बड़कोट, नौगांव, पुरोला, मोरी, आराकोट के बाजारों को बंद रखा गया है। लोगों ने सड़क पर उतरकर समुदाय विशेष के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इस दौरान कुछ दुकानों के साइन बोर्ड तोड़ने की भी कोशिश की गई। हालांकि बंद को लेकर पुलिस भी अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। लोगों ने बाहरी लोगों के सत्यापन के साथ उनके अतिक्रमण को हटाने की मांग की है। आप देख सकते हो कि आए दिन आप देखते हैं कि जैसे पुरोला में जो असामाजिक जो तत्व हैं, ये अशांति का जो माहौल फैला रहे हैं। हमारे जो हिंदुत्व धर्म पर जो आप देख सकते हैं कि कई घटना आप लोगों के सामने है। इससे क्या है कि समाज में अशांति फैल रही है। और आज हमने इसी उपलक्ष्य में पूरे नगर पालिका बड़कोट में भी एक हिंदुत्व का संदेश देते हुए पूरे मार्केट को हमने बंद रखा है। और आप देख सकते हो कि हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग इकट्ठे हो चुके हैं। ये एक मैं बोल सकता हूँ कि ट्रेलर है कि हम आज एक बताना चाहते हैं कि हिंदुत्व के साथ जो ये लव जिहाद जैसे जो मामले हो रहे हैं ये थमेंगे नहीं। तो हम किसी भी रूप में आगे इस पर
बड़ी से बड़ी कार्रवाई करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बलबीर परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलबीर, अभी क्या स्थिति है वहां पर? पुरोला घटना के बाद लोगों में आक्रोश देखा गया, प्रदर्शन भी देखने को मिले और अब बाजार भी बंद करने का ऐलान। बलबीर, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल जी, जानकारी दीजिए, अभी क्या स्थिति है वहां पर? तो लगता है बलबीर से संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो दूसरे समुदाय की हरकत को लेकर यहां पर बवाल हुआ, लव जिहाद का ये मामला बताया गया, जिसके बाद लोगों में आक्रोश देखने को मिला है। पुरोला की इसी घटना को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि ऐसी घटनाएं कांग्रेस की तुष्टीकरण का नतीजा है और आज भी कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति भुना रही है। भट्ट ने यह भी कहा कि कांग्रेस की सरकार के वक्त में ही बिना जांच के जमीनें दी गई, जमीनों पर कब्जे हुए। का तुष्टीकरण का नतीजा है। आज देवभूमि इस दिशा में बढ़ गई है और मैं कह सकता हूं आज भी जब इस समय प्रयास होते हैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता, उनके नेता जिस प्रकार से तुष्टीकरण की नीति को अपना रहे हैं, उसके दुष्परिणाम भुगतने के लिए कांग्रेस को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि अब जनता सड़कों पर आ चुकी है। अब इस प्रकार के प्रयास जिस दिशा में होगा, जो भी राजनीतिक प्रयास को प्रोत्साहन देगा, उस राजनीतिक दल को यहाँ की जनता कभी स्वीकार नहीं कर सकती है। और मैं कह सकता हूँ कि आज अगर कांग्रेस के अंदर नीतिगत कोई भी बल है उनके दिलो मस्ती में, तो उनको इस सब चीज का विरोध करना चाहिए। इस प्रकार के षड्यंत्र अब कम से कम देवभूमि में नहीं चले। वहीं पुरोला की घटना को टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने निंदनीय बताया और बाहर से आने वाले लोगों के सत्यापन की बात कही। बहुत दुख की बात है, होना नहीं चाहिए था। मेरे विचार में जो बाहर से आने वाले हैं उन लोगों का स्ट्रिक्टली उन लोगों का पता करना चाहिए, जब पहाड़ों में आने से पहले, कि उन लोगों का आईडी हर चीज़ को जांच देकर कौन है कैसा है, तभी उन लोगों को अलाउड करना चाहिए। नहीं तो कैसे लोग आते हैं किसी को पता नहीं चलता है। इससे लोकल लोगों के लिए भी मुसीबत, और जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। गोपेश्वर महाविद्यालय में छात्र संघ समारोह में एबीवीपी और एनएसयूआई पदाधिकारियों के बीच जमकर हंगामा हुआ। हंगामे का कारण मंच पर बैठने को लेकर यह बताया जा रहा है। हंगामे की वजह विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी के सामने दो गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान छात्रों में गाली गलौच हुई। बाद में पुलिस के बीच तनाव के बाद मामला शांत हुआ। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो देख सकते हैं एबीवीपी और एनएसयूआई के पदाधिकारी आपस में भिड़ गए और पुलिस ने फिलहाल मामले को शांत करा दिया है। तो वहीं अतिक्रमण को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी के सख्त रुख का असर अब जमीन पर भी दिखने लगा है। कुमाऊं के सबसे बड़े बाजार और मंडी में अतिक्रमण करने वाले लोग अब खुद ही अतिक्रमण हटाने लगे हैं। सालों से सरकारी जमीन पर कब्जा इन्होंने किया हुआ था। अब ये लोग जो अपना कारोबार कर रहे थे वहां से अवैध अतिक्रमण को हटा रखे हैं। सख्ती के आगे इस बार इनकी एक भी नहीं चल रही है। यहां तक कि जिस जगह से अतिक्रमण 1-2 हफ्ते पहले हटाया गया था, वहां पर भी लोग अतिक्रमण करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। अगर आप हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर, ऋषिकेश के नीलकंठ मंदिर और देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो आपको शालीन कपड़े पहनकर ही जाना होगा। महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने इस संबंध में लोगों से अपील करते हुए कहा है कि मंदिरों में लोगों को शालीन कपड़े पहनकर ही आना चाहिए। देखने में आता है कि कई लड़कियां मंदिरों में अभद्र कपड़े पहनकर आती हैं, जिससे उनके शरीर का ज्यादातर हिस्सा खुला रहता है। इससे न सिर्फ धार्मिक स्थान की गरिमा को ठेस पहुंचती है, बल्कि वहां मौजूद दूसरे श्रद्धालु और पुजारी भी असहज महसूस करते हैं। मंदिर में इस प्रकार की जो कपड़े पहन करके युवावस्था की कन्याएं या महिलाएं आती हैं,
उससे यहाँ कई बार लोगों की आपस में टीका टिप्पणी करते हैं, व्यक्तिगत रूप से उनको समझाया जाता है। तो मैंने ये उचित समझा कि आज दूरदर्शन और इंटरनेट का ज़माना है, उसके माध्यम से एक सार्वजनिक अपील की जाए। वस्त्र पहन करके आते हैं, उससे समाज में भी एक विकृति पैदा होती है। और जो साधु ब्राह्मण पुजारी यहाँ रहते हैं, कई बार असहज की स्थिति महसूस होती है। इसलिए मैंने कहा कम से कम हमारे शरीर का जो भाग है वो 80% 75% ढका रहना चाहिए। बाकी टाइम हम शॉर्ट्स पहनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दिन जिस दिन मंदिर जा रहे हो, श्रद्धा आपके मन से भी है, तो कपड़े पहनने में कोई दिक्कत तो है नहीं, आ सकते हो, अच्छे से आ जाओ, उनको भी बुरा नहीं लगना चाहिए, अपनी भी श्रद्धा हो जाएगी। पिछले कुछ सालों में नैनीताल का कैंची धाम आस्था का केंद्र बना हुआ है। साल भर यहाँ पर भक्तों की भीड़ तो है, लेकिन अब 15 जून को होने वाले मेले की चिंता होने लगी है। देखिए, कैंची धाम के मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 15 जून को बाबा नीम करौली के भंडारे के लिए हनुमान चालीसा का पाठ भी शुरू हो गया है। वहीं भक्त भी अभी से आने लगे हैं। श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन से लेकर मंदिर प्रबंधन तक अपनी तैयारियों में जुटे हैं। लेकिन यहाँ आके इतनी शांति मिली, काफी लोग अंदर बैठे हुए थे, जिसको ध्यान लगाना हो या हनुमान चालीसा पढ़ना हो, बहुत शांति सुकून और बहुत लोगों की मान्यता है जो यहाँ खींच लाई है। पिछले कुछ सालों से कैंची धाम में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। वहीं हर साल 15 जून को 2 लाख से ज्यादा भक्त एक दिन में पहुँचते हैं, तो इस बार 2 गुना से ज्यादा भीड़ यहां आने की उम्मीद है, लिहाजा तैयारियां जोरों पर हैं। ये महाराज जी का ऐसा पर्व है, ये तो कभी सोचा ही नहीं कि भीड़ बढ़ेगी और हर साल बढ़ती जा रही है। जिस हिसाब से भीड़ भी बढ़ती जा रही है, तो सबका सहयोग भी है, सारे भक्तों का, प्रशासन का, उस हिसाब से हम लोग बिल्कुल तैयारी में अपनी लगे हुए हैं। भवाली पर भी हम लोग अपने नगर पालिका स्तर पर 2 स्थल ऐसे हमने चयनित किए हैं जहां पर कम से कम 500 गाड़ियां पार्किंग होंगी, और श्रद्धालुओं को देखते हुए, इससे कमाई न करते हुए नगर पालिका सेवा भाव से काम करते हुए उन दोनों पार्कों को निःशुल्क करने जा रही है। बहरहाल कैंची के इस मंदिर से मार्क जुगरबर्ग और स्टीव जॉब को प्रेरणा मिली, तो विराट कोहली समेत कई हस्तियां भी यहां से आशीर्वाद लेकर गए हैं। नैनीताल से न्यूज 18 के लिए बीरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट। बेमौसम बरसात की मार लीची की फसल पर पड़ी है। इस बार लीची की फसल कम हुई है, जिसकी वजह से किसान परेशान है। हालांकि लीची की फसल तैयार है और जल्द ही बाजार में नजर भी आएगी, लेकिन इस बार लीची प्रेमियों को कुछ ज्यादा ही जेब ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि इस साल मौसम ने फसल को आधा कर दिया है। उत्तराखंड में ऊंचे इलाकों में इस साल गर्मियों के सीजन में भी बर्फबारी जारी है। हालात ये हो गए हैं कि मई के महीने में हिमालय इलाके दर्जन भर से ज्यादा बार सफेद चादर में लिपट गए हैं। बेमौसम हो रही बारिश और बर्फबारी से भले ही कुछ दिक्कतें हो रही हो, लेकिन लोग परेशान हैं और इसका फायदा भी मिलने वाला है। दिखाते हैं आपको। इस साल मौसम के मिजाज में जैसा बदलाव देखने को मिला है, वैसा बहुत कम होता है। बरसात और सर्दियां जहां इस बार बिना बारिश और बर्फबारी के गुजर गई, वहीं गर्मियों में सर्दियों जैसा सितम है। खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में मई में दर्जन भर से ज्यादा बार बर्फबारी हो गई है। हालात ये है कि 10,000 से ज्यादा फीट की ऊंचाई पर पारा -6 डिग्री तक जा पहुंचा है। मौसम के मिजाज में आए इस बदलाव को जानकार ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे मान रहे हैं। बावजूद इसके इन दिनों हो रही बारिश और बर्फबारी पेयजल संकट के लिए रामबाण साबित हो सकती है। उत्तराखंड में 40% ब्लॉक ऐसे हैं जहां जल संकट पूरी तरह से गहराया हुआ है। मैदानों के मुकाबले पहाड़ी इलाकों में पानी की कमी ज्यादा पाई जा रही है। ऐसे में मई और जून के महीनों में हो रही बारिश और बर्फबारी सूखे जल स्रोतों में जान फूंक सकते हैं। यही नहीं, कई तरह की खेती और बागवानी के लिए भी मौसम का ये बदला हुआ रुख खासा फायदेमंद साबित हो सकता है। तो हमारे हिमालयी क्षेत्र है, आमतौर पर आप जानते हैं कि ये ग्राउंड वाटर पे या स्प्रिंग वाटर पे ज्यादा डिपेंडेंट है। और अगर हम खास तौर पर बात करें गाँव की, ग्रामीण क्षेत्रों की, तो वहाँ तो पूरी सप्लाई का जो दारोमदार होता है वो स्प्रिंग्स या नौलों पे होता है। मौसम के इस बदले मिजाज से ऊंचे इलाकों में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। यही नहीं, पर्यटन कारोबार को भी मौसम की मार झेलनी पड़ रही है। बावजूद इसके पहाड़ों के लिए बेमौसम हो रही बारिश और बर्फबारी किसी वरदान से कम नहीं है। जो चैती धान जिसको बोलते हैं, जो अप्रैल के महीने में लगा दिया जाता है, तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है ये।
और उसका जमाव अच्छा हो जाएगा और फसल के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा जो हमारे उपराऊ क्षेत्रों की जो फसलें हैं उनके लिए जो बारिश अभी हो रही है इससे नमी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।